आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिके माल की लागत से संबंधित जो सवाल होते हैं उनसे हम कैसे तलपट तैयार करते हैं। अर्थात सवाल में कभी कभी क्या होता है कि बिके माल की लागत दी हुई होती है, क्रय नहीं दिया होता। इन सवालों में हम तलपट को सही कैसे बनाएं ये आज सीखेंगे। तो लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बिके माल की लागत 15,000, अंतिम स्टॉक 4,000, देनदार 6,000, लेनदार 3,000, स्थायी संपत्तियाँ 5,000, प्रारंभिक स्टॉक 6,000, अप्रत्यक्ष व्यय 2,000, विक्रय 20,000 और पूंजी 9,000। सही तलपट तैयार कीजिए। अब पहले तो आपको नोट कर लेना है कि बिके माल की लागत वाला सवाल है, और दूसरा हमने देखा कि तलपट जो होता है उस तलपट में जो अंतिम स्कंद यहाँ पे दिया हुआ है, यह अंतिम स्कंद को हम तलपट के अंदर नहीं लिखते हैं। लेकिन जब बिके माल की लागत का सवाल होता है तो हमें इसे हल करने का तरीका क्या होता है, क्या हम इसे लिखते हैं या नहीं लिखते, इस बात पर भी हम विचार करेंगे। और यदि लिखेंगे तो कौन सी मद को नहीं लिखेंगे, इस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि बिके माल की लागत जब दी हुई होती है तो जो बिके माल की लागत होती है वह किन किन मदों को जोड़ते हुए बनाई जाती है। बिके माल की लागत का अर्थ होता है बिके माल की लागत, इसका अर्थ होता है इसमें बिके माल की लागत अर्थात जो माल हम बेच रहे हैं उसकी लागत की यहाँ पे बात हो रही है। इसका अर्थ यह है कि जो पिछले वर्ष का जो माल रहा होगा वो होगा जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक स्टॉक रहा होगा। इस वर्ष भी हमने कुछ खरीदा होगा, वह भी इस माल में हमने जोड़ लिया होगा, यानी उसे हम बोलते हैं क्रय। क्रय का अर्थ भी है इसमें क्रय यानी खरीदा, और उसमें से कुछ माल खराब निकला होगा उसे हमने वापस कर दिया होगा, वो घटा के हमने यहाँ पे लिखा है और उसे हमने क्रय कहा है। क्रय का अर्थ शुद्ध क्रय होगा। इसमें कुछ व्यय किए होंगे हमने जिनको हम प्रत्यक्ष व्यय के नाम से जानते हैं, अर्थात ये खरीदने के संबंध में हमने कुछ व्यय किए होंगे सीधे। और अभी जो बेचा है हमने माल उसके बाद भी कुछ बचा होगा उसे हम अंतिम स्कंद कहते हैं, अर्थात वर्ष के अंत में जो माल बचा है उसे हम अंतिम स्कंद कहते हैं। तो ये सब यदि हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं और फिर इसका रेट निकालते हैं बिके माल की लागत, तब हमें प्रारंभिक स्कंद धन क्रय धन प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, इसके द्वारा हम यहाँ पे बिके माल की लागत निकालते हैं। तो बिके माल की लागत में ये सभी चीज़ें शामिल है, आप समझ रहे हैं इसमें से। अब जब तलपट हम बना रहे हैं और बिके माल की लागत यहाँ पे दी है, इस स्थिति में हमें अंतिम स्कंद लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। और यदि बिके माल की लागत का सवाल नहीं है, सवाल में कहीं बिके माल की लागत नहीं दी गई है, तो अंतिम स्कंद लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इस पर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जब सवाल में सिर्फ अंतिम स्कंद है और दूसरी मदें दी गई है, बिके माल की लागत नहीं दी है, वहाँ पर जो अंतिम स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसे हमें नहीं लिखना है। तलपट के बाहर हमें नोट के रूप में दर्शा देना है, दिखा देना है कि अंतिम स्कंद इतना रुपए है। लेकिन यदि बिके माल की लागत सवाल में दी गई है, इस कंडीशन में हमें यहाँ पर अंतिम स्टॉक दिखाना होगा, तलपट के अंदर दिखाना होगा, बाहर नहीं लिखेंगे इसे। लेकिन यहाँ पे एक मद है उसे नहीं लिखी जाएगी, वो कौन सी मद होगी, वह मद पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए हम आपको समझाते हैं तलपट कैसे तैयार किया जाएगा। तलपट 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हमने पूरा तलपट का प्रारूप आपको समझाया है पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे खातों
के नाम। इसके बाद में हम यहाँ पर खाता पृष्ठ और राशि जो रहेगी वह पहले कॉलम में डेबिट राशि और दूसरे कॉलम में यहाँ पर देखिए जो राशि होगी वो क्रेडिट होगी। खातों का डेबिट शेष और क्रेडिट शेष यहाँ पे लिखा जाएगा। यह एक विवरण है, इसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो देखिए खातों के नाम, अब जो खाते हैं उनके नाम से, और हमने अभी आपको बताया कि बिके माल की लागत दी हुई होती है तो हमें लिखना होता है बिके माल की लागत। बिके माल की लागत हमारे पास जो है वह है 15,000 और जो माल बिका है उसे हमें डेबिट पक्ष में लिखना होगा बिके माल की लागत 15,000। दूसरा है अंतिम स्टॉक। जो अंतिम स्टॉक है उसे हमने देखिए यदि हमने ये बिके माल की लागत निकाला होगा, जब निकाला होगा तो यहाँ पे अंतिम स्कंध क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, अर्थात इसमें जुड़ा है क्या अंतिम स्टॉक, नहीं जुड़ा है। यह माल है और माल हमारे पास संपत्ति के रूप में होगा अभी, इसीलिए हम यहाँ पे अंतिम स्टॉक को 4,000 को डेबिट पक्ष में लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ बिके माल की लागत निकालते समय इसे कभी घटा दिया होगा, इसीलिए यहाँ पर हम अंतिम स्टॉक को लिखेंगे। इसी प्रकार देखिए आप देनदार, तो देनदार हमारे पास जो लिखे हुए हैं वो देनदार है 6,000 के, और देनदार संपत्ति होती है, संपत्तियां हैं इसलिए इन्हें डेबिट करेंगे। लेनदार जो है, लेनदार हम जानते हैं कि लेनदार क्रेडिट होते हैं, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है इसलिए इसे हम 3,000 क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। हमने आपको समझाया था कि समस्त व्यय डेबिट होते हैं, समस्त आय क्रेडिट होती है, समस्त संपत्तियों को डेबिट किया जाता है, समस्त दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है। जैसा हम व्यक्तिगत खाता में व्यक्ति की बात होती है और व्यक्ति देनदार भी हो सकता है और लेनदार भी हो सकता है, इसलिए उसे हमें डेबिट है या क्रेडिट देखना होगा। लेकिन संपत्ति खाते में जो संपत्तियां होगी अर्थात वास्तविक खाते में जो संपत्तियां होगी वो डेबिट की जाएगी, जो दायित्व होंगे वो क्रेडिट किए जाएंगे। अब लीजिए लेनदार क्रेडिट हुए, इसी प्रकार स्थायी संपत्तियां लिखते हम, और जो स्थायी संपत्तियां हैं वह हमारे अकाउंट्स में 5,000 लिखी हुई है तो डेबिट पक्ष में 5,000 लिख देंगे। इसी प्रकार आप प्रारंभिक स्टॉक है, अब देखिए आप प्रारंभिक स्टॉक बिके माल की लागत जब दी है तो प्रारंभिक स्टॉक यहाँ पे लिख दिया गया है, अर्थात यहाँ पर प्रारंभिक स्टॉक ऑलरेडी बिके माल की लागत में जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम प्रारंभिक स्टॉक नहीं लिखेंगे। अप्रत्यक्ष व्यय जो हैं इनकी बात हम लिख देते हैं क्योंकि इनका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। अप्रत्यक्ष व्यय जो है और व्यय हमेशा डेबिट होते हैं 2,000 रुपये। इसके बाद विक्रय, विक्रय 20,000 रुपये विक्रय लिख देते हैं हम यहाँ पर विक्रय, और विक्रय खाता क्रेडिट योग होता है हमेशा 20,000 रुपये। इसी प्रकार आप देखिए पूंजी 9,000 रुपये, पूंजी जो है क्रेडिट होती है क्योंकि यह मालिक का प्रतिनिधित्व करती है तो पूंजी खाता 9,000 रुपये। इस प्रकार से हम ये तलपट यहाँ तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद में इसका हम योग लगाते हैं और योग लगाएंगे तो इस योग को हम महायोग के नाम से जानते हैं, महायोग कहते हैं इसे। और देखिए 15 और 4 19, 19 और 6 25 और 5 30 और 2 32,000 हमारा डेबिट पक्ष का योग। इसी प्रकार से 20 और 9 29 और 3 32,000 क्रेडिट पक्ष का योग हो जाएगा। तो तलपट का दोनों पक्षों का योग समान है, इसीलिए हमने यहाँ पे देखिए दोनों को हमने 32,000 समान यहाँ पे हमारे हल करने पर उत्तर आया है। दूसरा आप इसे इस फॉर्मेट में भी तैयार करके यहाँ पे बिके माल की लागत न लिखते हुए आपको यह क्रय निकालना होगा और क्रय निकाल के आप इसे हल कर सकते हैं। यदि आप बिके माल की लागत लिखते हैं कितनी 15,000 रुपये, यहाँ पे बिके माल की लागत, प्रारंभिक स्टॉक देखिए आपके पास कितना है यहाँ पे
प्रारंभिक स्टॉक 6000 है आपके पास। इसी प्रकार क्रय नहीं है तो क्रय निकालना होगा। धन प्रत्यक्ष व्यय नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अंतिम स्कंध है तो माइनस में अंतिम स्कंध कितना है हमारे पास 4000 रुपये है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 15000 माइनस ये 6 और ये है 4000 यानी 2000 हम पक्षांतर करके ले आएंगे और इसे क्रय बोलेंगे। तो क्रय हमारे पास निकल के आ जाएगा 13000। अब जब सवाल हम हल करेंगे तो यहाँ पर बिके माल की लागत के स्थान पर हम क्रय लिख देंगे और क्रय लिखने के बाद में अंतिम स्कंध को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यदि हम दूसरी विधि से हल करते हैं तो, और यहाँ प्रारंभिक स्कंध लिख दिया जाएगा और यह जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ही सवाल हल किया जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो बिके माल की लागत यदि सवाल में दी गई है तो अंतिम स्कंध को हम लिख देंगे, प्रारंभिक स्कंध को इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रारंभिक स्कंध अंतिम स्कंध में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसीलिए। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि आपको सवाल समझ में आया है तो कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी कमेंट्स में लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।